नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीषा गुप्ता और देश में इस साल कैस्टर की ज्यादा बुआई हुई है, ऑलमोस्ट 9% ज्यादा। सरकार और बाजार दोनों ही मान रहे हैं कि उत्पादन भी इस बार ज्यादा रहने की उम्मीद है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उतनी खपत है बाजार में। इस साल कैस्टर की बुआई पिछले साल से ज्यादा हुई है, तो क्या रेम्यूनरेशन यानी कि रेवेन्यूज यहाँ जो किसानों को है वो ज्यादा मिलेगा, और मौसम पिछले साल की उम्मीद में किस तरह रहने की उम्मीद है। कैस्टर इंडस्ट्री इस साल कैसे प्राइसेस को देखती है, डिमांड और एक्सपोर्ट्स पर लेकर अब यहाँ पर क्या व्यूज हैं, और इस साल कमोडिटी निवेशक कितना कमा पाएंगे, इन सब सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता, हमारे साथ है रॉयल कैस्टर प्रोडक्ट्स के जॉइंट एमडी हरीश व्यास, साथ ही अडानी विल्मर के जनरल मैनेजर एंड एससीए कैस्टर सीड एंड ऑयल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन शैलेश बालदा भी हमारे साथ हैं। साथ ही ब्रेक के बाद जोड़ेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन को। लेकिन शुरुआत अब कैस्टर के साथ करेंगे। फिलहाल इसी वीकेंड हमने कैस्टर का यहाँ पर सेमिनार भी होते हुए देखा है अहमदाबाद में, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया था, और ऑफ कोर्स यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन की उम्मीद सभी ने यहाँ पर जताई भी थी। डॉक्टर मेहता, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अच्छे खासे प्रेजेंटेशंस, पैनल डिस्कशंस हमने होते हुए देखे और सभी का ये मानना था कि प्रोडक्टिविटी कुछ बहुत इंप्रूव हुई है, बुआई 9% ज्यादा है और क्रॉप भी 9% ज्यादा होने की एक्सपेक्टेशन। नहीं, सही है। एक कैस्टर में जो दाम मिल रहा है और प्रोडक्टिव बढ़ी है और किसान के लिए भी एक अच्छा क्रॉप है। और आप देखें, अगर 10 साल में प्रैक्टिकली 8 साल में जो प्रोडक्शन था 10 लाख से अभी 20 लाख टन हो गया। एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, कैस्टर की डेरिवेटिव भी बढ़ रहा है और कंफर्टेबल लेवल पे है कि जितना डिमांड सप्लाई की मैच हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपने जो एक लगा कैस्टर में क्या तेजी का तड़का होगा, मेरे ख्याल से तेजी का तड़का नहीं है, बट डेफिनेटली इंडिया से काफी अच्छी तरह से 6.5 लाख टन का कैस्टर ऑयल में भी 1.5 लाख 2 लाख टन का कैस्टर डेरिवेटिव एक्सपोर्ट होने वाला है। हाँ जी। ओके, तो जो तेजी का तड़का है वो शायद इन सेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा, लेकिन प्राइसेस के लिहाज से शायद ना ही आए। तो डॉक्टर मेहता, अगर हम प्राइसेस देखें तो पिछले साल में भी एक स्टेबिलिटी ही यहाँ पर देखने को मिली। आपको लगता है ये साल भी काफी हद तक उसी तरफ से जाएगा? क्रॉप तो हम एस्टिमेट्स यहाँ पर देख ही रहे हैं, जो पिछले साल जो 18.8 लाख टन था, इस बार 20.5 लाख टन होने की उम्मीद है। किस तरह का कैरी फॉरवर्ड और अवेलेबिलिटी देखते हैं आप बाजार में बनता हुआ? 2 लाख के करीब कैरी फॉरवर्ड है और 20 लाख का कैप पकड़ ली तो 22 लाख हुआ। फिर 3 लाख 2 या 3 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और नॉर्मली क्रशिंग 18 से 19 लाख होगा। तो अवेलेबिलिटी ठीक है, अवेलेबिलिटी कोई इश्यू नहीं है। प्राइस भी है कंफर्टेबल है, किसान भी सही मिल रहा है और इंटरनेशनल मार्केट भी आज $1400-1500 में चल रही है। और अभी शैलेश भाई भी मेरे साथ में वो ज्यादा उसमें बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से कंफर्ट लेवल है कैस्टर इंडस्ट्री का। आपको पास रॉ मटेरियल भी है, मार्केट भी है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी है, तो मेरे ख्याल से कंफर्ट लेवल पे ये मार्केट चलेगी। ओके, एक कंफर्टेबल लेवल है, बहुत ज्यादा तेजी प्राइसेस के लिहाज से नहीं है, कंफर्टेबल स्टॉक्स भी हैं। पिछले साल का कैरी ओवर 2-3 लाख टन है और इस बार 20.5 लाख टन का एस्टिमेटेड क्रॉप भी है, तो कंफर्टेबल वहां पर वो नंबर्स नजर आते हुए। शैलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप इंडस्ट्री को? क्योंकि जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस मैंने वीकेंड पे सुनती हुई नजर आई वो ये थी कि ओवर कैपेसिटी है इंडस्ट्री के पास, इनफ स्टॉक्स भी हैं, अगर एक्सपोर्ट्स एंड डेरिवेटिव्स एक्सपोर्ट्स अगर हम उठता हुआ नहीं देखते तो कुछ कंसर्न्स रह सकती हैं। नमस्कार मनसा जी। अगर कैपेसिटी की बात करते हैं तो अभी तक तो एग्री कमोडिटीज में आई थिंक सब जगह कैपेसिटी तो ज्यादा ही है, ये उसमें कोई नई बात नहीं है। क्रॉप के हिसाब से मेरे हिसाब से अभी जो 20 लाख टन के आसपास क्रॉप है, 2-2.5 लाख टन का कैरी इन है, तो 22-23 लाख टन की अवेलेबिलिटी है। उसके सामने जैसे मेहता साहब ने बताया 18.5-19 लाख का कंजम्पशन है। अगर हम बात करते पिछले साल जो कंजम्पशन जो एक्सपोर्ट्स हुआ था इंडिया से वो 5,80,000 था, उसके सामने 2023 में जो हमने साल खत्म किया उसमें हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ के जो 8% बढ़ के हुआ है 6,20,000 टन। इस साल क्योंकि पिछले साल के मुकाबले प्राइस गिरे हुए हैं, जो $1,800 के आसपास थे वो गिर के अभी 1450 का लेवल है। सो कंजम्पशन के लिए भी ये प्राइस लेवल ठीक ठाक है, तो मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट भी अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल अगर हम 6.10 की जगह 6.50 या 6.60 का भी हम कंजम्पशन देखते हैं तो उसके हिसाब से भी
रिक्वायरमेंट्स 18 से 20 लाख टन के बीच रहेगी, जबकि 22 लाख का अवेलेबिलिटी है। सो सप्लाई डिमांड के हिसाब से अगला साल वेरी मैच्ड है। लेकिन जो जैसे आपने बताया प्राइस का, तो प्राइस में अभी आगे जाके जो पिछले 2 साल में जो हुआ था कि जैसे ही अवेलेबिलिटी पिछले 2 साल में भी डिमांड के हिसाब से अच्छी ही थी, लेकिन सीजन में प्राइस बढ़ता था। लोग समझते थे साल के एंड में ये कम होता है, उसकी वजह से वो शॉर्टेज क्रिएट दिखती थी और उस हिसाब से सीजन में स्टॉक होता था, तो सीजन में प्राइस बढ़ती थी और ऑफ सीजन में या जैसे सेकंड हाफ में प्राइस या तो स्टेबल रहती थी या फिर डाउनवर्ड रहती थी और किसान, व्यापारी और सबको उसमें ब्याज और वैसे नुकसान होता था। सो इस साल मेरे को लगता है कि अभी सीजन में क्योंकि सरप्लस है और सीजन अभी जो जनवरी और फरवरी का जो महीना था उसमें हमको पिछले साल की सीड का क्रॉप का जो है वो रिक्वायरमेंट रहता है एक्सपोर्ट्स के लिए, बट मार्च, अप्रैल और मई जो महीना है उसमें ओवरऑल सरप्लस मंथ होते हैं, जो सप्लाई ज्यादा होती है और ये पीरियड में ज्यादातर आर्टिफिशियल डिमांड जो क्रिएट होती है वो रहती है स्टॉकिस्ट, इसमें आता है प्रोसेसर्स रहता है या इंपोर्टर्स रहते हैं। ये जो अपनी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा ज्यादा लेते हैं। जो नॉर्मल सबका मानना होता है कि प्राइस जो सीजन के हिसाब से सबसे लोएस्ट रहती ये महीनों में, तो मेरे हिसाब से अगले 3 महीनों में डिमांड भी अच्छी रहेगी और प्राइस अगर रीजनेबल रहता है सो ओवरऑल किसान के लिए भी अच्छा है और इंडस्ट्री के लिए की भी अच्छा है। अगर कुछ ज्यादा बढ़ जाता है तो सबके लिए ये नुकसान रहता है। पॉइंट टेकन। शैलेश जी, एक और चीज़, जैसे कि हम डिस्कस हमेशा करते रहते हैं कि कैस्टर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, असेंशियल कमोडिटीज़ के बीच में नहीं आती है। ज़्यादा यहाँ पर हम इसका यूजेजेस भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं डेरिवेटिव्स के तौर पर। यहाँ पर कैसे देखते हैं फिर आप एक्सपोर्ट इन मोर डेरिवेटिव्स इन सेंस, किस तरह से ये बाजार बढ़ता हुआ देखते हैं, एक ये, और दूसरा जहाँ जब एक्सपोर्ट्स की बात आती है तो क्या चाइना में ज़्यादा एक्सपोर्ट है, क्या बाकी मार्केट्स भी आप देख रहे हैं? एक्सपोर्ट्स में अगर जोन वाइज देखें तो चाइना अभी बढ़ रहा है। चाइना पिछले साल की बात करें तो चाइना 18% बढ़ रहा है। चाइना में कुछ नई एप्लीकेशन भी डेवलप हो रही है जिसके हिसाब से चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जबकि यूएस यूरोप में मार्केट तो स्टेबल है। अगर आप बात कर रहे हैं आगे ओवरऑल कंजम्पशन की बात करें तो ओवरऑल कंजम्पशन इंडिया से अगर पिछले 10-12 साल का अगर नंबर देखते तो 5 से 6% हर साल कंजम्पशन इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है। 2022 एक एक्सेप्शन था जहां पे वो इकोनॉमी अच्छी नहीं दिख रही थी और कंजम्पशन थोड़ा घटा था, लेकिन ओवरऑल 5 से 6% बढ़ रहा है। ओवरऑल डेरिवेटिव्स की बात करें तो टोटल 2-2.25 लाख टन का कंजम्पशन है, बट आगे जाके मेरे हिसाब से भी इंडिया में थोड़ा जिस हिसाब से इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इंडिया में भी कैस्टर ऑयल और डेरिवेटिव का कंजम्पशन बढ़ेगा और आगे जाके वैल्यू एडिशन जो यहाँ से जो तेल बाहर के देशों में जा रहा है वहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है। अगले कुछ सालों में यहाँ कंजम्पशन बढ़ने की वजह से वैल्यू एडिशन यहाँ होगा जो आज तक नहीं हो रहा था, क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन नहीं था और मेन प्रोडक्ट्स और डेरिवेटिव, और इसका जो मेन बाई प्रोडक्ट भी जो है कैस्टर का, जो कैस्टर डीओसी है, क्योंकि इसका इंडस्ट्री की वायबिलिटी में उसका भी इम्पोर्टेंट रोल है, जो एक ग्रीन प्रोडक्ट है और उसका भी फर्टिलाइजर उसमें उसका एप्लीकेशंस अच्छा है जो आज की तारीख में बाहर के देशों में जा रहा है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस अभी है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर को रिप्लेस करने के लिए जो बढ़ावा दे रही है, तो मेरे हिसाब से अगले सालों में इसका कंजम्पशन भी यहाँ पे बढ़ेगा। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से इंडिया में कंजम्पशन बढ़ेगा, इंडिया में वैल्यू एडिशन बढ़ेगा और इन ओवरऑल कैस्टर का ये ग्रीन प्रोडक्ट है उसकी वजह से कुछ रहेगा। अगर इसमें जो मेन प्रोडक्ट है जो आप बात कर रहे थे वेजिटेबल, इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है एप्लीकेशन, सो कैस्टर ऑन प्रोडक्शन साइड जो है वो एक एग्री कमोडिटी है, कंजम्पशन साइड पे वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जिसका
ज्यादा अगर प्राइस ऊपर नीचे होता है सो एप्लीकेशंस उसका इतना कॉन्फिडेंस लेवल जो कंज्यूमर्स का है वो नहीं रहता। एब्सोल्युटली। सो अगर प्राइस स्टेबल रहे और इसका अगर यील्ड बढ़ता है तो इसका एप्लीकेशन का कोई स्कोप बहुत ज्यादा है। एब्सोल्युटली। और जहां तक आपने यील्ड्स की बात की, हरीश जी आपको चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। मैंने आपको कैस्टर मॉडल फार्मिंग पे बहुत कुछ बात करते हुए देखा है, किस तरह की उपलब्धियां वहां आपने बनाई हैं? तो पिछले 8 साल से जो है अपना सी है ये मॉडल फार्म का प्रोजेक्ट रन कर रही है। और जो उन दिनों में कैस्टर की पैदावार ऑन एन एवरेज 1400 किलो पर हेक्टर रहा करती थी। और जो हमने मुहिम उठाई और भी कई संगठन है उन्होंने ये मुहिम उठाई थी, तो वहां से आज हम देखें तो ऑन एन एवरेज ऑल इंडिया की एवरेज हम लोग आज 2200 तक टच कर गए हैं। लेकिन अगर हमारे मॉडल फार्म की मैं बात करूं तो हम लोग मॉडल फार्म में करीबन 4.5 की एवरेज ले रहे हैं। और कई अच्छे प्लांटेशन है वहां पे हम लोग 7000 केजी पर हेक्टर की भी yield ले रहे हैं। तो ओवरऑल देखेंगे तो कम से कम 30-35%, 40% तक की बढ़ोतरी यील्ड में ओवरऑल हुई है बाय द एफर्ट ऑफ सी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं यील्ड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम पे। हरीश जी, आपकी क्या सेंस है मार्केट को लेकर? आगे जाके मांग और प्राइसेस पे आपका क्या व्यू है? टेक है कि जो सी ने नंबर दिए हैं करीबन 20-21 लाख के बीच में, तो ये हो सकता है कि थोड़ा कम आवे, उससे ज्यादा बढ़ने की तो उम्मीद नहीं है। लेकिन डिमांड सप्लाई की जो पोजीशन है फिलहाल आज के दिन में, तो मेरा समझना ऐसा है कि जो इन्वेंट्री होनी चाहिए क्रशर के पास या मिलर्स के पास पे, वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो सीजन भी शुरू होने जा रहा है, इन्वेंट्री लेवल भी काफी लो है। तो सीजन में मेरे ख्याल से क्रशर्स की डिमांड जो है वो अच्छी रहेगी। और उसकी वजह से जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मार्केट गिरेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये मार्केट अभी फिलहाल जल्दी से गिरेगा। ये हो सकता है कि सप्लाई साइड में कोई इश्यू नहीं है, जितनी डिमांड है और जो कंजम्पशन लास्ट ईयर का देखा गया है उसके मुकाबले अभी तो हम देखें तो वी विल मैच इट एंड विल हैव अ सरप्लस आल्सो एट द ईयर एंड। लेकिन शुरू में जो सब सीजन चालू होगी तब थोड़ा भाव पे प्रेशर रहेगा और हो सकता है दाम अच्छे ही रहेंगे। तो उसमें तो फायदा किसान का भी है, कोई इंडस्ट्री को तो लेके बेचना है, लेकिन भाव ऊपर रहते हैं तो किसान को तो बेनिफिट हो जाएगा। एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल डॉक्टर मेहता ये आपसे है, ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ आप किस तरह से देखते हैं? About 5 to 7% in the next 5 to 7 years. ऑलराइट। तो एक बेहतरीन नंबर्स यहाँ पर आते हुए, चाहे वो पैदावार है, चाहे वो मॉडल फार्मिंग के लिहाज से है, एक्सपोर्ट के नंबर्स के हिसाब से शैलेश जी ने बोला ही, और ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ यहाँ पर 5 to 7% के लिहाज से। तो कैस्टर इंडस्ट्री यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन दिखाती हुई। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए और बहुत डिटेल्स में और सभी एवेन्यूज से कैस्टर एज अ प्रोडक्ट को यहाँ पर कवर भी करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो जोड़ेंगे यहाँ पर मनोज जी को, जानेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। मार्केट डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। मनोज जी नमस्कार। और पहले यहाँ पर एग्री स्पेस की ही बात कर लेते हैं। कैस्टर के बारे में तो हम बात कर ही रहे थे, जहाँ पर इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को लगता है कि एक बॉटम यहाँ बन चुका है प्राइसेस का और इस साल में एक स्टेबिलिटी और इवन गेन्स देखने को मिल सकते हैं। आप क्या मानते हैं? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से ये जो कमोडिटी है काफी सीमित दायरे में ट्रेड कर रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 5600 के स्तर जो है काफी लंबे समय से ये कमोडिटी ने होल्ड भी किए हैं। अभी कीमतें लगभग 5800 के आसपास जो है ट्रेड कर रही है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे अगले 3 से 4 महीने जो दायरा है वो 5600 लोअर साइड और 6200 हायर साइड ये बना रह सकता है। बड़ी गिरावट नहीं आएगी, लेकिन एक स्टेबल जो है ट्रेंड ये कमोडिटी में देखने को मिलेगा। अपसाइड में 6000 से 6200 एक रेजिस्टेंस जोन है। तो जब ऊपर के रेट आए तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करते रहे। ये दायरा जो है अगले 3-4 महीने बना रह सकता है। मनोज जी आपसे स्पाइसेस पे भी ट्रेंड लेना चाहेंगे, क्योंकि हल्दी में 6% का अपर सर्किट और जीरे में जोरदार मुनाफा वसूली जारी है। बिल्कुल, हल्दी की जहां तक बात करें तो यहाँ पे फंडामेंटल ये कमोडिटी के काफी मजबूत थे और हम देख रहे थे कि काफी समय से जो 14,000 से 16,000 के दायरे में कमोडिटी बनी हुई थी और आज हमने यहाँ पे एक बड़ी जो है बढ़त आते हुए देखी है। कल जब मार्केट ओपन होंगे तो यहाँ पे एक जो लंबी अवधि से 16,700 का जो रेजिस्टेंस हल्दी वायदा में बना हुआ है वो लेवल के ऊपर अगर कीमतें टिकने में कामयाब होती है तो फिर जो बढ़त है वो एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी और कहीं भी 18,000 से 18,200 तक के स्तर फिर वहां देखने को मिलेंगे।
तो हल्दी में ओवरऑल मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ पे कोई भी गिरावट आए तो वो वहां पे बाइंग की रणनीति बना करके चले। जब तक कीमतें 14,740 के स्तर के ऊपर टिकी हुई है, यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना कम नजर आती है। तो नीचे में 14,740 के स्तर पर नजर रखना चाहिए। वहीं 16,700 का अगर ब्रेकआउट होता है तो लॉन्ग की पोजीशन को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, लॉन्ग की पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए। 6% का अपर सर्किट और यहाँ से भी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। मनोज जी, नॉन एग्रो पर भी आपकी जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर मेटल्स में दबाव बरकरार है। अगर इस साल में अब तक के प्राइसेस उठा के देखें तो जिंक ने ऑफकोर्स अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन बाकी मेटल्स की भी स्थिति कोई बहुत खास नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे जो चाइना में जो रियल एस्टेट सेक्टर का संकट था उसके चलते हम देख रहे थे कि मेटल सेक्टर में लगातार दबाव जो है वो बना हुआ था। साथ ही यहाँ पे यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी की गई, डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती रही। तो ये सारे जो फंडामेंटल्स थे ये ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए नेगेटिव थे। लेकिन अब ये उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है कि शायद जून में यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत जो है वो देखने को मिल सकती है। गत सप्ताह चाइना ने भी अपनी लंबी अवधि के जो लोन की दरों में कटौती की थी। तो यहाँ से चाइना में भी आने वाले समय में जो डिमांड है वो थोड़ी रिवाइव होती हुई दिखेगी। तो हमारा मानना है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन ओवरऑल बेस मेटल पैक ने दिखाया है। अब यहाँ से गिरावट जो है वो थमती हुई नजर आएगी और ग्रेजुअली सुधार जो है, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो या जिंक हो, तीनों ही कमोडिटी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। हमारा मानना है कि कॉपर की कीमतें एलएमई पर 8,650 से 8,800 डॉलर और भारतीय बाजारों में 750 से 760 तक के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में दिखाती हुई नजर आएगी। वहीं अगर जिंक की बात करें तो यहाँ भी ऊपर में 225 तक के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं और एल्यूमिनियम में भी 205 से 210 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी डीप अगर कीमतों में आता है तो वो एक यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। मनोज जी, नेचुरल गैस के प्राइसेस कैसे देखेंगे आप? ज्यादातर बाजार का मानना है कि एक बॉटम शायद यहाँ पर बन चुका है, खरीदारी के मौके अब यहाँ ढूंढने चाहिए। नेचुरल गैस में भी जो लंबी अवधि का अगर हम सपोर्ट देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो 1.5 डॉलर जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और वो सपोर्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ने फरवरी मंथ में टेस्ट किया था और वहां से हम जो है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग जो है मार्केट में आते हुए देख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि अब यहाँ पे जो गिरावट है वो आने वाले समय में थमती हुई नजर आएगी और कीमतें फिर एक बार जो है ग्रेजुअल बढ़त के साथ ऊपर में 180 190 तक के जो स्तर है वो अगले 1 से 2 महीने में दिखाती हुई नजर आएगी। तो यहाँ भी हमारा मानना है कि 141 से 134 का जो जोन है वो एक अच्छा बाइंग जोन है। तो वो जो रेंज है वहां पे आप बाइंग जो है वो कर सकते हैं 126 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में यहाँ 1 से 2 महीने का नजरिया अगर रखते हैं तो 190 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, खरीदारी के मौके यहाँ पर आप ढूंढना शुरू कर सकते हैं, स्पेशली नॉन एग्रो में। और एग्रो में ऑफ कोर्स जिस तरह की हल्दी की चाल है, खरीदारी वहाँ पर और भी आगे बनती हुई नजर आ सकती है। मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम स्ट्रैटेजीज को हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।